नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे जाति व्यवस्था की और जाति व्यवस्था के गुण या जाति व्यवस्था में क्यों लोग बने रहना चाहते हैं या उसको हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे जाति व्यवस्था के दुष्कार्य या जाति व्यवस्था के दोष भी इन्हें कह सकते हैं या डिफंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो जाति व्यवस्था के दुष्कार्यों को हम 5 रूपों में देखते हैं। सामाजिक दुष्परिणाम इसके, सांस्कृतिक दुष्परिणाम, धार्मिक दुष्परिणाम, आर्थिक दुष्परिणाम और राजनैतिक प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें राधा कृष्णन पाणिक्कर, सेरिंग, बोस, रास क्या है, इन्होंने जो अध्ययन किया है और जो इसके दुष्परिणाम बताए हैं उन आधार पर ही हम क्या है इनके दुष्परिणामों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जाति व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है इस टेबल से हम उसे देख सकते हैं। वैसे तो इन विद्वानों के अतिरिक्त और भी बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों को बताया है। जैसे अंबेडकर है, उनके भी उन्होंने क्या क्या दुष्परिणाम बताए हैं उसको भी हम लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सामाजिक दुष्परिणाम को। तो जो सामाजिक दुष्परिणाम है उसमें बहुत सारे सामाजिक दुष्परिणाम है। पहला है निम्न जातियों का शोषण। तो जो जो जाति व्यवस्था है उसमें जो उच्च जातियों के लोग हैं वो क्या है, निम्न जातियों के लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। चाहे वो भले ही आज समाज में कम व्याप्त हो पर अपने पानी मंदिरों में न जाने देना, उनको बाजारों में या फिर उनको जातिगत नाम लेकर क्या है उच्च जातियां जो है निम्न जातियों का शोषण करती रहती है। और ये शोषण इस हद तक होता है कि जो निम्न जातियों की महिलाएं बालिकाएं हैं उनके साथ भी क्या है यौन अपराध जैसे दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वो है सामाजिक प्रगति में बाधक। तो जो समाज है वो समाज में जो समाज होता है उसमें हर व्यक्ति को क्या है अपना विकास करने का अधिकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध हुए हैं। क्योंकि जो आपने देखा था कि जो कर्म प्रधान जाति प्रथा है उसमें क्या है, जो निम्न कर्म है वो निम्न जातियों के पास है और जो उच्च कर्म है वो उच्च जातियों के पास है। तो इससे जो निम्न जातियों के वर्ग के लोग हैं वो अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं। तीसरा है सामाजिक विघटन। तो जब जाति व्यवस्था में समाज रहेगा तो समाज में हमको क्या है विघटन यानी कि अखंडता देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एक एकता के सूत्र में जाति व्यवस्था के कारण लोग नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे जाति के लोगों से घृणा करते हैं और जिससे क्या है समाज में विघटन होता है। अस्पृश्यता, चौथा जो इसका दोष है वो है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आप जानते हैं भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है उसके तहत इसको आर्टिकल 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। किंतु अब भी हमको भारत में अस्पृश्यता देखने को मिलती है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको छूने से घृणा करना या उनको छूना पाप मानना। तो ये छुआछूत की प्रथा भी क्या है, एक दुष्परिणाम है जाति व्यवस्था का। उसके बाद है स्त्रियों का शोषण। तो मैं इसको ऊपर भी बता चुका हूँ कि क्या है, जो समाज में प्रबुद्ध वर्ग है या उच्च वर्ग है वो क्या है निम्न वर्ग की स्त्रियों का शोषण। चाहे वो क्योंकि उनके पास कार्य नहीं है और कार्य करने के लिए उन्हें जो उच्च वर्ग है उन पर आश्रित होना होता है और उस कार्य के दौरान क्या है इनका शोषण हमें समाज में देखने को मिलता है। छठा है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। जब आपके अंदर कई विद्वानों का मानना है कि जो जाति व्यवस्था है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी है। क्योंकि
आप जिस एनर्जी को अपने विकास कार्यों में लगा सकते हैं, उस एनर्जी को कहीं न कहीं आप इस जातिगत भावना में लगा देते हैं कि वो ऊँचा है, मैं नीचा हूँ, और आप अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग विकास कार्यों में नहीं कर पाते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास में नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका जो व्यक्तित्व है उसका विकास धूमिल पड़ता है। और अंतिम है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है समाज का विकास। जो व्यक्तित्व विकास रुक जाएगा तो उस व्यक्तित्व के विकास से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है समाज का एक अभिन्न अंग है, और व्यक्ति का विकास जब रुकेगा तो समाज का विकास भी क्या है, स्वतः ही रुक जाएगा। और आप देखते हैं कि भारत में जातिगत व्यवस्था के कारण हमको दंगे और उससे जो सार्वजनिक हानि होती है उससे कहीं ना कहीं विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो सातवां जो इसका सामाजिक दुष्परिणाम है वो है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। अब है सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। सांस्कृतिक प्रगति में बाधक किस प्रकार है, आप इसे देखिए कि जो निम्न वर्ग है उसके पास जो कार्य थे उनको निम्न कार्य माना गया कहीं ना कहीं, जबकि गांधी जी ने भी कहा है कि चाहे सफाई कर्मी है और चाहे देश का राष्ट्रपति है, वो क्या है, समान, उनके कार्यों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किंतु जब आपने उच्च वर्गों के कार्य को उच्च दृष्टि से देखने का प्रयास किया और निम्न वर्ग के कार्यों को या निम्न जाति के कार्यों को निम्न वर्ग से देखने का प्रयास किया, तो उससे निम्न वर्ग के अंतर भारत में आप दासों के कार्यों को देख सकते हैं। जो ढोल बजाने का काम था कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग था, किंतु आज उस कार्य को लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे शिल्प कला का कार्य था और वास्तुकला का कार्य था, वो निम्न वर्ग के लोग करते थे और उसमें महानता हासिल थी भारत को। भारत के मठ मंदिरों को, बड़े बड़े किलों को आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वास्तुकला, शिल्पकला हमको देखने को मिलती है, किंतु आज उसको निम्न वर्ग का कार्य मानने के कारण लोगों ने छोड़ दिया है, और जिससे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी वो क्या है, समाप्त हो रही है। इसलिए सांस्कृतिक प्रगति में भी क्या है, जाति व्यवस्था बाधक सिद्ध हुई है। उसके पश्चात धार्मिक दुष्कार्य। तो धार्मिक दुष्कार्य कहीं ना कहीं जो धर्मों में निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, जिससे एक तो धर्म को नुकसान होता है, धर्म के अंतर्गत जो लोग हैं उनकी संख्या घटती है, और इसमें समाज की अफीम यानी कि कहीं ना कहीं मार्क्स ने ये कहा है कि जो धर्म है वो समाज के लिए अफीम है। तो वो इसीलिए कहा है क्योंकि धर्म के कारण लोग क्या है, अपने धर्म को बेहतर और दूसरे के धर्म को निकृष्ट समझते हैं, और जिस कारण उनमें आपस में अलगाव की भावना आती है, विद्वेष की भावना आती है, और वो एक दूसरे को मारने मरने तक क्या है, तैयार रहते हैं। इस कारण यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के कारण धार्मिक दुष्कार्य भी हमको देखने को मिलते हैं। होना है क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म में सबसे उच्च जाति मानी जाती है, तो उसके कार्यों को क्या है, सबसे उच्च माना जाता है। इस कारण और दूसरा जो ब्राह्मण वर्ग है, क्योंकि बुद्धि विवेक में क्या है, अच्छी बुद्धि विवेक का होता है, तो इसलिए समाज के हर क्षेत्र में इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है, जिस कारण अन्य जातियों के लोगों ने इसको अपना शत्रु समझना प्रारंभ कर दिया है, और इसके कार्यों को उच्च कार्य मानना या इनके लोगों का विरोध करना क्या है, प्रारंभ कर दिया है। इसी व्यवस्था को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं कि ब्राह्मणवाद तब आएगा जब ब्राह्मण हर कार्य में अपने आप को स्थापित कर लेगा, तो उस व्यवस्था को ब्राह्मणवाद कहा है। अन्य जो वर्ग के लोग हैं उन्होंने, तो ये भी हमको देखने को मिलता है भारतीय समाज में। उसके पश्चात आर्थिक दुष्कार्य है। आर्थिक दुष्कार्य यानी कि आर्थिकी का किस प्रकार नुकसान होता है जाति व्यवस्था के कारण।
तो सबसे पहला है आर्थिक विकास में बाधक। आर्थिक विकास में बाधक कहीं ना कहीं जब समाज में जाति व्यवस्था व्याप्त होगी तो जाति व्यवस्था के कारण विद्वेष होंगे, और उसके कारण जो कहीं ना कहीं विद्वेष होंगे तो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, और उससे कहीं ना कहीं लोग सार्वजनिक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उस व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान होगा उससे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो इसलिए कहा है आर्थिक विकास में बाधक। कार्यकुशलता में बाधक, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्ति अपने कार्यों को क्या है धीरे धीरे समाप्त होती रहेगी, इसलिए कार्यकुशलता में भी बाधक बताया है। और जब व्यक्ति समाज में यह देखेगा कि दूसरे के कार्य को अधिक सम्मान दिया जा रहा है और मेरे कार्य को कम सम्मान दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वही बात आएगी कि अपने कार्यों को छोड़ने का प्रयास करेगा, और जिससे व्यक्ति के कार्य में जो कुशलता थी वह कहीं ना कहीं समाप्त होती जाएगी। उसके बाद है श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। तो ये दूसरा और तीसरा एक समान ही है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कार्य को निम्न कोटि का समझेगा तो वो उसको उतनी मनोभावना के साथ नहीं करेगा, और श्रमिकों का जो विकास है अपनी कार्यकुशलता में कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता जाएगा। अब है अंतिम राजनीतिक दुष्कार्य, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक। तो सबसे पहले है जातीय प्रतिबंध। तो जातीय प्रतिबंध के अंतर्गत जो विभिन्न जातियों के लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने से रोका गया है, उससे क्या है उनका व्यक्तिगत विकास रुकता है। तो सबसे पहला यह कारण है। दूसरा है जातीय भेदभाव। तो जो समाज में उच्च जाति निम्न जाति के लोगों में भेदभाव हमको देखने को मिलता है, उससे क्या है राजनीतिक दुष्कार्य किस प्रकार, क्योंकि राजनीतिक रूप से उसको दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, तो उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपने हितों के कारण जो जातिगत लोग हैं, निम्न जाति उच्च जाति या निम्न जातियों के अंतर्गत भी जो विभिन्न प्रकार की उपजातियां हैं उनमें विद्वेष फैलाने का कार्य करते हैं, उससे जातिगत भेदभाव हमको देखने को मिलता है राजनीतिक रूप में। फिर तीसरा है कानून की असमानता। कानून सभी के लिए समान नहीं हो है, जो जातिगत रूप से उच्च श्रेणी का है, और गरीब वर्ग में अधिकतर वे लोग हैं जो निम्न श्रेणी के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी हैं, पर अधिकतर संख्या हमको यह देखने को मिलती है, जिस कारण कानूनी रूप से भी उनको कानून बराबर उनके लिए नहीं हो पाता है, और कानून की असमानता हमको देखने को मिलती है। और अंतिम है जातिवाद। जातिवाद यानी कि अपनी जाति को उच्च मानना, दूसरे की जाति को निम्न मानना, या अपनी जाति को निम्न मानना, दूसरे की जाति को उच्च मानना, यह क्या है जातिवाद कहलाता है। और इसके कारण जब भावना विकृत होती जाती है तो उसे ही हम जातिवाद कहते हैं। इस पे मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बहुत तरीके से समझा चुका हूं कि क्या जातिवाद है। अब अंत में हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, जैसे जो कि भीमराव अंबेडकर हैं, भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं, और जाति व्यवस्था पर निम्न जाति के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। उन्होंने भी कुछ अवगुणों को बताया है, उनको देख लेते हैं। पहला, यह श्रमिकों में विभाजन करती है, यानी कि जब आप अपने कार्य को निम्न समझेंगे, दूसरे के कार्य को उच्च समझेंगे, तो इससे श्रमिक जो है वो क्या है कार्य करने को किसी भी कार्य को पूरे मन भाव से नहीं करेंगे। तो इस कारण श्रमिकों में क्या है विभाजन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं तो उसमें अगर विभिन्न विभिन्न जाति के लोग हैं तो वो एकता के साथ काम नहीं करते हैं, बल्कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको अलग रखते हैं, अपने को अलग रखते हैं, जिससे जिस प्रकार एक किसी संस्था का विकास हो सकता है एकता के साथ, वह नहीं हो पाता है और श्रमिकों में विभाजन हो जाता है। दूसरा है व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है। कहीं ना कहीं मैंने बताया जब आप अपने कार्य को तीसरा है बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है। कहीं ना कहीं बुद्धि को शारीरिक श्रम से
असंबद्ध करती है। यानी कि आपकी बुद्धि कहीं और लगी है कि यार मेरा जो जाति है निम्न है, ये है, मेरा कार्य निम्न है, और आप शारीरिक श्रम भी उसी कार्य में कर रहे हैं, किंतु आप उसमें अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। तो इसी को कहा है बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है। चौथा है महान उद्देश्यों का शोषण करने के श्रमिक के अधिकार से उसे वंचित कर उसे निरुत्साहित करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरह ही है, आप उसे समझ सकते हैं। और अंतिम है जाति गतिशीलता पर रोक लगाती है। यानी कि जातिगत भावना कहीं ना कहीं समाज के विकास के लिए क्या है, एक अफीम है, और जाति व्यवस्था के कारण समाज का जो विकास है जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार नहीं होता है। और क्योंकि भारतीय समाज बहुत सारी जातियों उपजातियों का समाज है, इसलिए इसको आप अपने आसपास अवश्य देखते हैं, सिर्फ उसको शब्दों में उतारने की देरी है। बाकी सभी व्यक्ति क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था को अपने आसपास देखते हैं, तो इसलिए आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको जाति व्यवस्था के जो दुष्परिणाम हैं, जो दुष्कार्य हैं, वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको सच में अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और दूसरे लोगों को भी इसे शेयर करें, ताकि व्यक्ति जातिगत व्यवस्था जो समाज में व्याप्त हो चुकी है उससे बाहर निकलने का प्रयास कर सके। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।